हेलो गाइस। ये वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले मेरे को बात करनी है ऑन कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर्स प्राइस टू स्पॉट प्राइस। तो पहले हम लोग ये सेंटेंस का मतलब समझते हैं। ऑन जनवरी 23rd द फेब्रवरी फ्यूचर्स प्राइस फॉर व्हीट इज 350 रुपीज़ पर केजी, और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लास्ट थर्सडे ऑफ फेब्रवरी इज 23rd फेब्रवरी। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि ऑन जनवरी 23rd you can enter into a contract to buy wheat in February at the price of 350 rupees per kg, and because you are buying wheat in February, the delivery will be made to you on the last Thursday of February, which is 23rd February. अब इसी सेंटेंस का दूसरा मीनिंग क्या रहेगा कि ऑन जनवरी 23rd you can agree to sell wheat in February at the price of 350 rupees per kg, and because you are selling wheat in February, the delivery you will have to make is on the last Thursday of February, which is 23rd February. अगर ये सेंटेंस का मतलब समझ गया है तो आगे चलते हैं। अब February 23rd की बात करें, February के जो फ्यूचर्स होते हैं वो February 23rd को एक्सपायर होंगे, बिकॉज लास्ट थर्सडे ऑफ February को एक्सपायर होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं February 23rd की। तो ऑन February 23rd द February फ्यूचर्स प्राइस फॉर व्हीट इज 350 रुपीज़ पर केजी। तो इसका भी यही मतलब होता है कि यू कैन ईदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय at the price of 350 rupees per kg, and the delivery will be made to you when, ये February futures की ही बात कर रहे हैं हम, तो delivery will be made to you on the very same day if you agree to buy, and if you are selling then you will have to deliver it on the very same day if you are entering into this contract. तो ये February 23rd को ही तुम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करोगे, एंड उसी दिन पे यू विल ईदर गेट द डिलीवरी और यू विल हैव टू टेक द डिलीवरी। तो ये प्राइस जो है जिसमें यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट is 350 rupees per kg, and the spot price of wheat is 325 rupees per kg. तो हम लोग ये सिनेरियो अगर एग्जिस्ट करेगा तो होगा क्या, हम वो देखते हैं। अगर ये सिनेरियो एग्जिस्ट करता है तो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। इससे होगा क्या वो समझते हैं। If you are taking the short futures position in this contract, that means you are agreeing to sell wheat at 350 rupees per kg. और ये February 23rd को, ये मैंने बोला था इसी दिन पे आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। अगर आप ये एंटर करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में तो डिलीवरी यू विल हैव टू मेक इट ऑन द वेरी सेम डे। तो मतलब यू हैव टू डिलीवर wheat and you will, the money that you will receive is 350 rupees per kg. अब स्पॉट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रहा है 325 रुपीज़ पर केजी। तो सिंपल है ना, आप स्पॉट मार्केट में बाय कर लो, बाय द एसेट एट 325 रुपीज़ पर केजी फ्रॉम द स्पॉट मार्केट एंड मेक द डिलीवरी एंड कलेक्ट 350 रुपीज़ पर केजी। तो आपने एसेंशियली किया क्या, आपने स्पॉट मार्केट में बाय किया 325 पे और सेल कर दिया वही एसेट को 350 पे। तो 25 रुपीज़ पर केजी का आपको प्रॉफिट हो रहा है, एंड इस प्रॉफिट को हम लोग जानते हैं, वी कॉल इट आर्बिट्राज। तो देर इज एन आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी इन दिस केस इफ द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर्स प्राइस ऑन February 23rd, which is the expiry date, if it is different, then there is an arbitrage opportunity. तो दिस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी विल नेवर एग्जिस्ट इन द मार्केट। अगर ये एग्जिस्ट करती भी है तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। एवरी वन विल यूज दिस स्ट्रैटेजी। इफ एवरी वन इज यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स एवरी वन इज ट्राइंग टू सेल wheat at the price of 350 rupees per kg. एवरी वन इज टेकिंग द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन। अगर सब लोग शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन ले रहे हैं तो प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे प्राइस रिड्यूस होते होते वो 350 रुपीज़ पर केजी का जो प्राइस है वो 325 पे ही आ जाएगा। तो इसका इन सब बातें जो मैंने की, इसका मतलब यही है कि जब एक्सपायरी पीरियड चालू है, एक्सपायरी पीरियड जब चालू है उस टाइम पे द फ्यूचर्स प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस हैज़ टू बी द सेम। इफ द फ्यूचर्स प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस इज नॉट द सेम, then there is an arbitrage opportunity. Everyone will try to take this arbitrage opportunity, which will make the spot price and the futures price converge to the same price. ये था अगर futures price is greater than the spot price. अगर futures price is less than the spot price on expiry, तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो पहले ये स्टेटमेंट है, अगेन ये स्टेटमेंट आ गया है ऑन February 23rd द February futures price for wheat is 325 and spot price of wheat is 350.
तो February 23 को तो फ्यूचर्स एक्सपायर होते हैं। इसमें बोला है कि फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस अलग है। फ्यूचर्स प्राइस है 325 एंड स्पॉट प्राइस है 350। तो जहाँ पे भी कम है वहाँ पे आप बाय कर लो। तो इस केस में फ्यूचर्स में कम है, तो यू लॉन्ग द फ्यूचर्स। यू लॉन्ग द फ्यूचर्स का मतलब है यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, टेक द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन। दैट मीन्स यू हैव अग्रीड टू बाय वीट एट 325 रुपीज़ पर केजी, और आपको डिलीवरी सेम डेट पे हो जाएगी क्योंकि फेबररी की एक्सपायरी है और 23 फरवरी के डेट पे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो डिलीवरी सेम डे पे हो जाएगी एंड यू विल हैव टू पे 325 रुपीज़ पर केजी। अब आपको एसेट मिलेगा, यू गेट द एसेट, यू विल गेट द एसेट डिलीवर्ड टू यू एंड यू विल हैव टू पे 325 रुपीज़ पर केजी। अब यही एसेट को आप जाके स्पॉट मार्केट में सेल कर सकते हैं और आपको स्पॉट मार्केट में प्राइस क्या मिलेगा, 350 रुपीज़ पर केजी। तो इस केस में भी 25 रुपीज़ पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आर्बिट्राज। इस केस में भी आर्बिट्राज है। तो दैट इज व्हाई वी से कि द फ्यूचर्स प्राइस कन्वर्ज to the spot price. That means futures price and the spot price will be the same at the time of expiry of futures, and expiry of futures means at the time of the delivery period. जब delivery period चल रहा होगा उस टाइम पे futures price will be very close or almost equal to the spot price. अब बात करते हैं hedging की. In specific we'll talk about when do you take a long hedge. तो hedging का मतलब हम लोग को मालूम है, hedging means reducing the risk. When do you take a long hedge ये समझते हैं एक एग्जाम्पल को देख के. तो अज्यूम कर लो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोज दैट इट नीड्स 10,000 kg ऑफ कॉपर in 6 months to fulfill an order. Up, there are two possible scenarios. 6 months later, the price of copper can be 100 rupees per kg. If the price of copper is 100 rupees per kg, then the company will have to pay 100 rupees per kg into 10,000 kgs, which is 10 lakh rupees. The price of copper can also be 140 rupees per kg. So, if the price of copper is 140 rupees per kg, in that case, the company will have to pay 14 lakh rupees. So, if the price of copper is increasing, the company will have to pay a lot more. That is why there is risk to the company. So the company wants to eliminate this risk. To eliminate this risk, the mobile manufacturing company takes the long hedge. Long hedge तब लेते हैं when you know that you will need to buy an asset in the future. तो long hedge का मतलब होता है taking the long futures position. In this case, the mobile manufacturing company takes the long futures position. They will buy copper at 115 rupees per kg. So they have fixed the price at which they will buy copper. Even if the price of copper is 140 rupees per kg 6 months later, they still get to buy it at 115 rupees per kg. They have fixed the price at which they will buy. Since they have fixed the price at which they will buy, that is why उनका risk खत्म हो गया है. And इस केस में company will pay 11,50,000 rupees irrespective of the price in the future. 11,50,000 क्यों? क्योंकि 115 rupees per kg into 10,000 kgs, which is 11,50,000. So the key point that we need to understand from this is whenever you need to buy an asset in the future, you know that you will need to buy it in the future, you take the long hedge, and the meaning of long hedge is taking the long futures position. अब बात करते हैं on when do you take a short hedge. ये भी समझते हैं एक एग्जाम्पल को देख के. तो अज्यूम कर लो कि देयर इज अ फार्मर. द फार्मर नोज दैट 1000 kg ऑफ wheat will be ready 3 months from today. So if 1000 kg of wheat will be ready 3 months from today, he knows that he will have to sell this wheat in the market. He also knows that in 3 months the price of the wheat in the market will be between 100 rupees per kg to 450 rupees per kg based on supply and demand. तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है वीट की तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगा. तो he if he sells it at 100 per kg, he will have 1 lakh rupees. Why 1 lakh rupees? Because 100 per kg into 1000 kg, so he will have 1 lakh rupees. Whereas if he sells at rupees 450 per kg, he will have 4 lakh 50,000 rupees. So he realizes that he needs 2 lakh rupees to cover his expenses and live peacefully. The price of wheat can be anything 3 months from today. Because the price of wheat can be anything 3 months from today, that is why the farmer has risk. Why does he have risk? Because if the price is too less 3 months from today, he will get a lot less money. So he knows that he needs minimum of 2 lakh rupees and he wants to eliminate this risk. So he takes the short hedge to sell wheat 3 months from today at 200 per kg.
When do you take a short hedge? You take a short hedge when you know that you have an asset and you will need to sell it in the future. So whenever you need to sell an asset in the future, you take a short hedge. शॉर्ट हेज का मतलब क्या होता है? टेकिंग द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन. और शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन लेके he can fix the price at which he will sell wheat 3 months from today, and that fixed price will be irrespective of the market price in the future. So he fixes the price at 200 per kg, which means he is sure to receive 2 lakh rupees irrespective of the price of wheat in the future. तो इस स्लाइड पे जो की पॉइंट्स की हमने बात की वो है कि शॉर्ट हेज, व्हेन यू हैव एन एसेट एंड यू नो दैट यू विल नीड टू सेल इट इन द फ्यूचर, यू टेक द शॉर्ट हेज. और शॉर्ट हेज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट पोजिशन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, which means you are fixing the price at which you will sell wheat in the future irrespective of the price in the future. Finally, let's solve a few practice problems. Let's read the question first. There's an oil producer which will sell oil 10 lakh barrels in the near future. तो oil producer है, he needs to sell oil in the future. हमने बात की है कि if someone wants to sell something in the future, he will usually take the short hedge. तो पहला चीज़ है plans to sell in the future, इसके लिए short hedge. अब today the spot price of oil is $50 per barrel and crude oil futures for March 15th is trading at $49 per barrel. तो we know he needs to take the short hedge. Short hedge का मतलब क्या होता है? He enters into a futures contract and he takes the short futures position. So in this case he will enter into a futures contract to sell his oil at the price of $49 per barrel, and he will sell it on March 15th. So he has taken the short futures position. He has fixed the price at which he will sell to $49 per barrel. On March 15th, the future is expiring and the price turns out to be part 1 $45 per barrel. तो ये part को solve करते हैं. On March 15th, the price turns out to be $45 per barrel. Now this is the spot price on March 15th as well as the futures price on March 15th. Q, because there is a convergence of spot price to futures price when the futures reaches its expiry, and the futures is expiring on March 15th. तो because the futures is expiring on March 15th, इसके लिए March 15th को spot price भी $45 per barrel होगा and futures price भी $45 per barrel होगा. तो on March 15th the spot price is $45 per barrel. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स इज $49 माइनस $45 विच इज $4 पर बैरल. अब ये कैसे आया? हमने बोला था कि ही हैज टेकन द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन, दैट मींस ही अग्रीड टू सेल एट $49 पर बैरल and the price turned out to be $45 per barrel. So he sold at 49 a thing which is actually worth 45 in the market. तो उसका $4 पर प्रॉफिट हो गया ना, because he sold it for $4 more than it is worth. तो $4 पर बैरल का प्रॉफिट हो गया फ्रॉम द फ्यूचर्स पोजिशन दैट ही टुक. अब उसके पास तो ऑयल है, तो ही विल सेल द ऑयल इन द स्पॉट मार्केट एट $45 पर बैरल. मैंने बोला था कि स्पॉट मार्केट एज वेल एज फ्यूचर्स मार्केट में मार्च 15th को प्राइस $45 ही होगा. क्यों $45 होगा? बिकॉज देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ स्पॉट प्राइस टू फ्यूचर्स प्राइस. तो द ऑयल दैट ही हैज, he will sell that oil in the spot market at $45 per barrel. तो फ्यूचर्स ऑन प्रॉफिट था $4 पर बैरल. तो इफेक्टिव प्राइस क्या होगा? ही रिसीव्ड $45 पर बैरल फ्रॉम द स्पॉट मार्केट एंड द $4 पर बैरल वाज हिज प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर्स. तो उसका इफेक्टिव प्राइस जो हो जाएगा वो है $45 प्लस $4 विच इज $49 पर बैरल. अभी इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. सेकेंड पार्ट में द प्राइस हैज टर्न्ड आउट टू बी $55 पर बैरल. तो ये तो सेम रहेगा कि ही प्लान्स टू सेल इन द फ्यूचर, इसके लिए उसको शॉर्ट हेज लेना है एंड ही गेट्स इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ही टेक्स द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन. अब शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन उसने ली थी एट $49 पर बैरल, मतलब ही विल सेल इट एट $49 पर बैरल. प्राइस इन द मार्केट टर्न्ड आउट टू बी $55 पर बैरल. तो अब इस केस में उसको लॉस है. इधर लिखा हुआ है लॉस ऑन फ्यूचर्स इज $55 माइनस $49 विच इज $6 पर बैरल. ये कैसे आया? ये इसके लिए आया क्योंकि ही अग्रीड टू सेल इट एट $49 पर बैरल और प्राइस इन द मार्केट हो गया $55 पर मार्केट. तो अगर वो मार्केट में जाके सेल करता तो उसको $55 मिल सकते थे, लेकिन ही हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट to sell at $49 per barrel, and because he has entered into this contract he has to sell it at $49 per barrel. इसके लिए loss on futures is 55 minus 49 which is $6 per barrel.
तो ये फ्यूचर्स से उसको लॉस आ गया। फ्यूचर्स का जो उसका पोजीशन था उसमें उसको $6 पर बैरल का लॉस आया। अब देखते हैं कि स्पॉट मार्केट में क्या हुआ। स्पॉट मार्केट में ही विल स्टिल सेल द ऑयल एट द स्पॉट प्राइस विच इज $55 पर बैरल। मतलब स्पॉट मार्केट में जाके उसने सेल कर दिया $55 पर बैरल में, और उसका लॉस इन फ्यूचर्स क्या था, $6 पर बैरल। तो उसका इफेक्टिव प्राइस जो होगा वो होगा $55, दैट इज द मनी दैट ही रिसीव्ड बाय सेलिंग, और उसका $6 पर बैरल का लॉस भी तो था। तो जो 55 उसको जो मिले उसमें से 6 निकालने पड़ेंगे क्योंकि 6 का उसको लॉस हुआ था। तो द इफेक्टिव प्राइस दैट ही गॉट per barrel is $55 minus $6 which is $49 per barrel। तो ये तो समझने के लिए था। अब हम लोग इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। एग्जाम में हमें ऐसे लिखना है S1 is $50, तो प्राइस इन द स्पॉट मार्केट टुडे इज $50 पर बैरल। और क्या लिखा हुआ है, क्रूड ऑयल फ्यूचर फॉर मार्च 15 इज ट्रेडिंग एट $49 पर बैरल। तो F1 हो गया $49। फर्स्ट पार्ट के लिए द प्राइस पर बैरल वॉज $45 पर बैरल। इसके लिए S2 एंड F2 बोथ को आप लिखेंगे $45। दोनों को क्यों 45 लिखा, बिकॉज आई स्पोक अबाउट इट बिफोर एज वेल। देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर्स प्राइस टू स्पॉट प्राइस व्हेन द फ्यूचर्स इज एक्सपायरिंग। तो जब फ्यूचर्स एक्सपायर हो रहा होता है उस दिन पर फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम होता है। इसके लिए S2 एंड F2 बोथ आर $45 इन दिस केस। अब इन फ्यूचर्स हमने बात की, इन फ्यूचर्स ही विल शॉर्ट इट एट $49। शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन एट $49, मतलब ही सेल्स इट एट $49। एंड फ्यूचर्स को एग्जिट करने के लिए यू हैव टू टेक द ऑपोजिट पोजीशन। इसके लिए हम इस केस में लिखते हैं शॉर्ट एट 49, लॉन्ग एट 45। उसने हेज करने के लिए शॉर्ट लिया था ना, तो टू क्लोज दैट पोजीशन ही विल हैव टू टेक द ऑपोजिट पोजीशन। इसके लिए इस केस में हमने लिखा है लॉन्ग एट 45। इसका मतलब है कि he agreed to sell it at 49, a thing which is actually worth 45। तो इसका हमने बात की कि प्रॉफिट हो गया $4 पर बैरल का। और इधर ये भी लिखा हुआ है कि क्लोजिंग द फ्यूचर्स ऑन एक्सपायरी बाय टेकिंग द ऑपोजिट पोजीशन। तो उसका $4 पर बैरल का प्रॉफिट हो गया ऑन फ्यूचर्स, और स्पॉट में ही विल सेल इट एट $45 पर बैरल। तो इसके लिए इफेक्टिव प्राइस हो गया $45 प्लस $4 विच इज $49 पर बैरल। अभी इसी के सेकंड पार्ट को भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। S1 $50, F1 $49 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। S2 and F2 both will be $55 because of convergence of futures price to spot price on expiry। तो इन फ्यूचर्स ही विल शॉर्ट एट $49। शॉर्ट हेज उसने लिया था, इसके लिए उसको शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन लेना पड़ा एट $49। एंड टू एग्जिट दिस फ्यूचर्स पोजीशन ही विल टेक द ऑपोजिट पोजीशन, दैट मीन्स ही लॉन्ग एट $55। तो he agrees to sell at $49 a thing which is worth $55। इसके लिए इस केस में उसका लॉस हो गया $6 पर बैरल। एंड इन स्पॉट ही विल सेल इट एट $55 पर बैरल। तो स्पॉट में उसने $55 पर बैरल में सेल कर दिया, एंड लॉस क्या था, $6 पर बैरल। तो ये जो पैसे मिलेंगे उसमें से लॉस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर द इफेक्टिव प्राइस दैट ही गॉट was $55 minus $6 which is $49 per barrel। तो एग्जाम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। Today is January 15th and there is a copper fabricator which will require 100,000 pounds of copper on January 25th। So the copper fabricator will require 100,000 pounds of copper. That means he will have to go into the market and buy copper. Whenever you have to buy an asset in the future, we know that you have to take the long hedge। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इस प्रॉब्लम में हमें लेना है लॉन्ग hedge। The spot price is 3.40 per pound and the futures price for Jan is 3.20 per pound। तो अब डेटा नोट डाउन करना चालू करते हैं। The spot price is 3.40 per pound, मतलब S1 हो गया 3.40 and futures price for Jan is 3.20 per pound, तो F1 हो गया 3.20। On January 25th, the price turned out to be 3.05 per pound at expiry। तो सिर्फ ये पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3.05 पर पाउंड एट एक्सपायरी, ये S2 भी होगा, ये F2 भी होगा। क्यों? क्योंकि एट एक्सपायरी देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर्स प्राइस टू स्पॉट प्राइस, यानी कि एक्सपायरी के टाइम पे फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस इन द मार्केट सेम होता है। और क्योंकि ये फ्यूचर्स एक्सपायर हो रहा है इसके लिए S2 एंड F2 दोनों हो जाएगा 3.05 इन दिस केस। तो S1 S2 F1 F2 ये आपने लिख लिया। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस केस में ही हैज़ टू टेक द लॉन्ग हेज, तो मतलब लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी उसको एट F1।
तो फ्यूचर्स के केस में ही टेक्स अ लॉन्ग पोजिशन एट F1, मतलब लॉन्ग एट 3.20, एंड टू क्लोज द फ्यूचर्स ही विल हैव टू टेक एन ऑपोजिट पोजिशन एट F2। तो लॉन्ग एट 3.20 हमने इसके लिए किया क्योंकि हमने लॉन्ग हेज लिया था, एंड शॉर्ट एट 3.05 हमने इसके लिए किया क्योंकि यू हैव टू टेक द ऑपोजिट पोजिशन एट F2 टू क्लोज द फ्यूचर्स। ये तो इसका मतलब हो गया। अब इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? लॉन्ग एट 3.20 का मतलब है ही अग्रीज टू बाय द एसेट एट 3.20, तो ही हैज बॉट इट एट 3.20 और प्राइस इन द मार्केट हो गया 3.05। तो उसने एसेट बाय किया 3.20 में, जिसका मार्केट प्राइस था 3.05, तो ही बॉट इट एट अ लॉट मोर देन इट वाज वर्थ। इसके लिए इस केस में उसका लॉस हो गया ऑफ 0.15 पर पाउंड। अब स्पॉट मार्केट में तो उसको जाके एसेट बाय करना ही पड़ेगा, स्पॉट मार्केट में उसको एसेट बाय करना ही पड़ेगा। तो इन स्पॉट ही बाइज द एसेट एट 3.05 पर पाउंड, ये तो उसको करना ही है। ही बाइज द एसेट एट 3.05 पर पाउंड का मतलब है उसके पॉकेट से 3.05 उसको पे करने पड़े टू बाय द एसेट। उसका लॉस भी था ऑफ 0.15 पर पाउंड, तो ये लॉस भी उसके पॉकेट से ही गया। इसके लिए जो इफेक्टिव प्राइस है, द इफेक्टिव प्राइस दैट ही पेड पर पाउंड ऑफ कॉपर, वो होगा 3.05 दैट वेंट फ्रॉम हिज पॉकेट, एज वेल एज द 0.15 पर पाउंड का लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स दैट ऑल्सो वेंट फ्रॉम हिज पॉकेट। इसके लिए इस केस में उसका इफेक्टिव प्राइस पेड जो है वो हो जाएगा 3.05 प्लस 0.15 विच इज इक्वल टू 3.20 पर पाउंड। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में S1 तो सेम रहेगा, इक्वल टू 3.40 विच इज द स्पॉट प्राइस इज 3.40 पर पाउंड। इसके लिए S1 जो है वो 3.40 है, एंड द फ्यूचर्स प्राइस फॉर जैन इज 3.20 पर पाउंड। तो F1 हो जाएगा 3.20। इस केस में हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट में 3.25 per pound at expiry. The price turned out to be 3.25 per pound at expiry. So S2 and F2 both will be 3.25. Why? Because there is a convergence of futures price to spot price at expiry. अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि he has taken the long hedge. If he has taken the long hedge, तो futures में उसको करना पड़ेगा long at F1. तो इस केस में वो करेगा long at 3.20. अब इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए ही हैज टू टेक द ऑपोजिट पोजीशन, तो ही विल शॉर्ट एट 3.25। तो ये तो लिखने के लिए हो गया। अब इसका मतलब क्या है? ही बाइज द एसेट एट 3.20 जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 3.25। इसके लिए इस केस में उसका प्रॉफिट हो जाएगा 0.05 पर पाउंड, क्योंकि 3.20 में उसने बाय किया जिसका मार्केट प्राइस चल रहा था 3.25। तो ही पेड लेस देन व्हाट इट वाज वर्थ इन द मार्केट, तो प्रॉफिट ऑफ 0.05 पर पाउंड। अब इन स्पॉट ही हैज़ टू बाय द एसेट एट 3.25 पर पाउंड। स्पॉट में जाके तो उसको एसेट बाय करना ही पड़ेगा, तो मार्केट में जाके ही बॉट द एसेट एट 3.25 पर पाउंड विच वॉज द मार्केट प्राइस एट दैट टाइम। तो उसने अपने पॉकेट से 3.25 पर पाउंड पे किए टू बाय द कॉपर, बट उसको अपने फ्यूचर्स अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था, तो फ्यूचर्स अकाउंट में उसके ऑलरेडी 0.05 पर पाउंड थे। तो फ्यूचर्स अकाउंट में जो पैसे थे वो उसको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने अपने पॉकेट से कितने दिए 3.25, बट 0.05 तो फ्यूचर्स अकाउंट से आए थे। इसके लिए द इफेक्टिव प्राइस दैट ही पेड वाज 3.25 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 3.20 पर पाउंड।